देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार जोशी है और मैं काठमांडू का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ आज से काफ़ी दिनों पहले हुई थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र शायद 23 साल की थी और उस दिन मैं अपने बुढ़े दादा को गांव छोड़ने के लिए गया हुआ था और मेरा वापस शहर में लौटना भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि शहर में आज मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी काम था, जिस कारण मैंने रात वाली बस ज्वाइन करना बेहतर समझा। उस वक्त कड़कड़ाती ठंड का माहौल था, जिस वजह से मैं अपनी कंबल ओढ़ते हुए गांव के मेन बस स्टैंड पर पहुंचा। तो मुझे पता चला कि आज बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंच पाएगी और उसका मुख्य कारण था टूटी हुई सड़क का रिपेयर होना, जिस वजह से बस आज उस जगह पर नहीं पहुंचने वाली थी जिस जगह पर मैं खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था। हालांकि उस वक्त मैं अकेला ही बस का वेट नहीं कर रहा था, मेरे अलावा 3 और लोग भी मौजूद थे वहां पर। लेकिन जब पासी के दुकानदार के द्वारा बताया गया कि आज बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंचेगी, तो हम तीनों वहां से निकल गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। दरअसल उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था और शायद उसी जगह पर बस भी पहुंचने वाली थी। तभी हमें बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में इस वक्त लोग अपनी कंबल ओढ़कर बेड पर आराम कर रहे होते हैं और उस गांव के सारे लोग भी इस वक्त एक गहरी नींद का मजा ले रहे थे। सिर्फ मेरे अलावा 2 लोग ऐसे थे जो इस कड़कड़ाती ठंड में परेशानियों का सामना कर रहे थे। पहली बार तो मैं उस बस को देखकर एकदम हैरान था, क्योंकि अमूमन मैं इस इलाके में काफ़ी सफ़र तय करता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी इस बस को नहीं देखा, और वो भी इतनी जल्दी, इससे पहले कि मैं उस बस ड्राइवर को बस के बारे में कुछ पूछ पाता कि बस में बैठते ही बस अचानक से ही चल पड़ी। ड्राइवर का व्यवहार थोड़ा ख़राब तो लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतों पर मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने साथ बैठे गांव के दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने लगा। तभी उसने बताया कि वह काठमांडू से झींगर की तरफ रवाना हुआ है, क्योंकि कल ही उसी के इलाके में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि हमारी निगाहें बाकी पड़ी सीटों पर गईं, तो हमें काफ़ी हैरानी होने लगी, क्योंकि उस बस के अंदर हम 3 लोगों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब हम तीनों बस के अंदर पहुंचे थे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था कि बस के अंदर और कोई भी मौजूद है या फिर नहीं। बस को पूरी तरीके से खाली देखकर मैं इस बारे में ड्राइवर से पूछना चाहता था, जिस कारण मैं अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास जाने लगा। लेकिन मेरे गांव वाले दोस्तों ने कहा कि अरे भाई साहब, हमें क्या मतलब, चाहे बस में कोई सवारी हो या फिर ना हो, हमें तो बस अपने गांव जाना है। बाद में मैंने भी उस ड्राइवर से ना पूछना ही ठीक समझा और फिर मैं उन दोनों के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। तभी वो बस एक ऐसे रास्ते पर पहुंची जहां का पूरा रास्ता एकदम सुनसान पड़ा था। मुझे ऐसा लगा मानो मैं इस जगह को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि मैं गांव के इस रास्ते पर काफ़ी सफ़र कर चुका था, लेकिन मैंने आज पहली बार इस सुनसान इलाके को देखा था। और बाद में मैंने सोचा कि शायद घनघोर अंधेरे की वजह से मैं रास्ते को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं बस में आराम से बैठा रहा और दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बस के पीछे वाली सीट से हंसने की आवाज़ें आने लगी, और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं एक पल के लिए हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले तो इस बस के अंदर हम 3 लोगों के अलावा सिर्फ ज़ोरदार सन्नाटा ही पसरा हुआ था। और अब मैंने देखा कि उस बस के अंदर पीछे वाली सीट पर 4 बड़े बड़े और हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए थे, और वो सभी लोग एकटक हमें घूरे जा रहे थे। और इस बार मैंने बस के ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, बस को यहीं पर रोक दो, अब मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है। इतना सुनते ही पीछे वाली सीट की ओर से आवाज़ आई, अब तो ये बस तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप सभी को आपके सही स्थान पर न उतार दे। और जब मैं पीछे मुड़ा तो उन्हीं में से एक आदमी एक बार फिर मुझे घूरते हुए बोला, भाई साहब चिंता मत करो, जल्दी आपको उतार दिया जाएगा।
इतना कहकर वो आदमी मंद मंद मुस्कुराहट देने लगा, लेकिन उसकी ये हंसी मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। बाद में मैंने अपने दोनों साथियों को भी उनके बारे में बताया, लेकिन उन दोनों को भी वो चारों शख्स काफ़ी अलग लग रहे थे। उनकी हरकतें और उनके बोलने का अंदाज, जिस कारण हम तीनों अपनी सीट से उठे और सीधा बस ड्राइवर के पास पहुंच गए। मैंने उस बस ड्राइवर से पूछते हुए कहा कि अरे भाई साहब, ये 4 लोग कुछ देर पहले तो बस में दूर दूर तक नहीं थे और अब इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? पहले तो उस ड्राइवर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया और बाद में बोला, कौन 4 लोग? मुझे तो आपके अलावा इस बस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बार भी पीछे नहीं पलटा और मैंने कहा, अरे आप पीछे तो देखिए, वो बैठे हैं ना। लेकिन अब की बार जब हम तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि सच में बस के अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। बस ड्राइवर पहले की तरह ही अभी भी बस को ड्राइव करने में जुटा हुआ था। और उसके बाद हम तीनों दोस्त वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन अब हमें उस बस के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा था, क्योंकि उस ड्राइवर ने बिना देखे ही सब कुछ बता दिया था कि बस के अंदर हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे तो उस बस ड्राइवर पर भी शक होने लगा था। एक तो बस के अंदर ड्राइवर के अलावा कंडक्टर भी मौजूद नहीं था, और ऊपर से बस के अंदर हो रहे छोटे मोटे हादसे किसी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। और तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी, और जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन पर अंकल थे जो उसी गांव में रहते थे। तभी अंकल ने बताया कि मेरा कुछ सामान घर पर ही छूट गया है, जिस वजह से वह मुझे अपना सामान देने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे। तो पता चला कि वो वहां पर नहीं था। उसके बाद अंकल ने मुझसे पूछते हुए कहा कि बेटा, यहाँ से गुजरने वाली उस समय की बस तो मेरी आंखों के सामने से गुजर चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस बस के अंदर पहुंच गया हूं। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैं इस वक्त किस बस के अंदर सफ़र कर रहा हूं। मेरी बातें सुनकर मेरे अंकल मुझ पर भड़कते हुए बोल पड़े, बे पागल है क्या? तुझे पता भी है कि वह बस कहाँ जाएगी? इतने में ही मेरा फ़ोन मेरे हाथों से छूट गया और वो नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिरने की वजह से मेरा फ़ोन पूरा कचूमर सा बन गया, और उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने अपने फ़ोन की दशा देखी तो मैंने देखा कि अब मेरा फ़ोन पूरे तरीके से टूट चुका है। लेकिन मुझे इतना दुख नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी पुराना होने के साथ साथ काफ़ी बोरिंग भी लगने लगा था। खैर, बाद में मैंने अपने साथ सफ़र कर रहे दोस्त का फ़ोन लिया और अपने अंकल को फ़ोन किया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन्होंने बताया कि इस वक्त मैं जिस बस के अंदर सफ़र कर रहा हूँ वह बस वीरान पड़े जंगल के अंदर से गुजरती हुई ऐसी जगह पर पहुँचने वाली है जहाँ से बचकर निकलना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। मैं अपने अंकल की बातों को काफ़ी गौर से ही सुन रहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि उस बस के सामने की तरफ अगर लाल लाल रंग का बड़ा सा एक धब्बा लगा हुआ है तो ये समझ लेना कि अब तुम मौत के दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गए हो, जहां से बचकर निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। और तभी मैंने अपनी नज़रें बस के सामने वाले कांच की तरफ गड़ाई तो अंधेरे में मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और बस के सामने की तरफ देखने लगा। और फिर देखने के बाद तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो चुका था कि ये तो वही बस है जिसके बारे में अंकल बता रहे हैं। उस बस के आगे वाले कांच के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाल धब्बा लगा हुआ था, जो इस बात को साबित कर रहा था कि यह बस कोई नॉर्मल बस नहीं है। फिर मैं उस बस से नीचे उतरने का कोई बहाना ढूंढने लगा। इससे पहले मैंने उन दोनों दोस्तों को भी यह सब बातें बताई कि यह बस बिल्कुल ठीक नहीं है, और फिर हम तीनों उस बस से जल्द से जल्द नीचे उतरना चाहते थे। फिर मैंने उस ड्राइवर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ज़रा बस तो रोक दो, मुझे काफ़ी ज़ोर से बाथरूम लगी है। लेकिन मेरी बातों का शायद उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं उसके पास जाकर भी चिल्लाता रहा, लेकिन उसने बस को नहीं रोका। और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर मैंने ड्राइवर के साथ छेड़खानी की तो फिर वह मुझे बस से नीचे फेंक देगा, और मैं तो यही चाहता था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस ड्राइवर के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बोलने लगा, भाई साहब ज़रा बस रोको। लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया, क्योंकि जब मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा
तो उस ड्राइवर का हाथ उसके कंधे से एकदम से कट गया और वो नीचे गिर पड़ा। और फिर वह ड्राइवर मुझे अपनी भयानक निगाहों से एकदम से देखने लगा। वह मुझे लगातार घूरे जा रहा था और मैं उसकी निगाहों से काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ पीछे खिसकने लगा। यह नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना नज़ारा था, जिसे देखने के बाद मेरा दिल अब दहल चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि उस ड्राइवर का पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद था। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उसकी आंखों के अंदर एक लाल लाल तेज डरावनी रोशनी चमक रहे थे। चलती हुई बस के अंदर भी वह बस ड्राइवर अपनी सीट से उठा और हमारी तरफ बढ़ने लगा। यह खतरा इस कदर हमारी तरफ बढ़ रहा था मानो आज हमारी मौत निश्चित है। फिर मैंने उन दोनों दोस्तों को अपने साथ चलती हुई बस से नीचे कूदने का इशारा किया और हमें ना चाहते हुए भी उस भागती हुई बस के अंदर से नीचे कूदना ही पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि इस बस से नीचे कूदने के बाद शायद से मेरे हाथ और पैरों की हड्डियां टूटने वाली थीं। बाद में मैंने सब कुछ भुला सा दिया और मैं नीचे कूद गया। जब मैं बस से नीचे कूदा तो अपने उन दोनों साथियों के साथ एक वीरान पड़ी खंडर सी जगह पर पहुंच गया, जहां चारों तरफ कच्चे मकान बने हुए थे। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम इस जगह पर कैसे पहुंच गए। लेकिन हम जिस जगह पर पहुंचे थे वह जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। पहले तो मैं वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और फिर जब मुझे रास्ता नज़र आया तो मैं अपने उन दोनों दोस्तों के जो गांव के रहने वाले थे उन्हें लेकर उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। सच बताऊं तो उस दिन जब मैं उस जगह से निकल रहा था तो अचानक ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद तो हम तीनों दोस्त एकदम से कांप उठे, क्योंकि इस बार हमने पाया कि उसी बस का ड्राइवर सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हो रखे थे। हम तीनों ने ज़्यादा सोचना और समझना ठीक नहीं समझा और वहाँ से तेज तेज भागने लगे। हम लोग जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल गए और एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुँच गए। और उस झोंपड़ी के पास पहुँचने के बाद हम तीनों ने एक बूढ़े आदमी से मदद मांगी और फिर पूरी रात वहीं पर हम बैठे रहे। और फिर जब हमने इस घटना के बारे में बताया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम समझो तो वह एक भूत था और तुम समझो तो वह एक काली शक्ति। अब वह बूढ़ा आदमी हमें उसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहता था ये तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद से मैं रात में कभी भूलकर भी बस में जाने की हिमाकत नहीं करता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय and take care.